हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर लाइक चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। सो व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी। जैसे मैंने मान लिया आपसे 10,000 रुपया लेना है अपना, तो आप अगर आपके पास कैश नहीं है, अगर मैं 1,000 रुपया आपसे ले रहा हूँ और आपके पास कैश नहीं है, आप बोलते हो कि आप चेक ले जाओ और आप बैंक में डिपॉजिट कर देना, आपको पैसा आपके अकाउंट में या आप ले सकते हैं। सो दैट इज चेक, दैट चेक इज कॉल्ड negotiable instrument. Understand? So negotiable instrument is a substitute of the money. Negotiable means easily transferability. Okay, so these instruments used to send or receive money. Negotiable instruments set out the rule and the regulation regarding the negotiable instrument in India. So the main thing that present about the negotiable instrument, that is in negotiable instrument act 1881। सो जो भी आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में डिफाइन किया गया है, ये सब कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन किया गया है। According to the Negotiable Instrument Act 1881, there are three type of the negotiable instrument। कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तीन टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। सो व्हाट इज द प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट इज अ करेंसी नोट। जैसे मान लिया 10 रुपये का नोट है, उसके ऊपर लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे टू द बियरर। ओके, सो बियरर मीन टू से प्रोमिसर कौन हो गया? मैं। मान लिया मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, सो आई एम द प्रोमिसर, यू आर टेकिंग द 10 रुपी, यू आर द प्रोमिसी। करेंसी नोट इज लाइक अ बियरर प्रोमिसरी नोट। एंड प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। बिल ऑफ एक्सचेंज इट इंक्लूड थ्री पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर हु सेलर, ड्रॉई हु बायर एंड पेई हु कलेक्ट द पेमेंट्स। What is check? It include also three parties. Okay, drawer who maker, drawee always bank where I deposit, either a person deposit check, and a pay who collect the payments. So चेक में तीन पार्टीज होती हैं, एक मेकर जिसको हम ड्रॉवर बोलेंगे, ड्रॉई जो ऑलवेज बैंक होगा, बिकॉज आपको चेक बैंक में ही लगाना पड़ता है, बैंक में ही देना पड़ेगा। सो बैंक इज द ड्रॉई एंड पे जो पेमेंट लेगा। टाइप ऑफ द चेक, बीरर चेक। बीरर चेक इज द रिस्की चेक इन विच नो नेम इज डिफाइंड, कि किसको चेक दिया गया, सिर्फ अमाउंट डाली होती है, उसमें साइन किए होते हैं, डेट्स डाली होती है, लेकिन कोई नेम डिफाइन नहीं होता कि किसको दिया जाएगा। उस चेक को कोई भी विद होल्ड या उसको कोई भी विड्रॉ कर सकता है, और इसलिए उसको रिस्की चेक बोला जाता है। ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द बेयर चेक। पेमेंट कैन बी मेड टू द पर्सन नेम एज ए पे। इसमें नेम डिफाइन होता है, ओके, और उसकी आइडेंटिटी के बाद ही चेक को हॉनर डिसऑनर किया जाता है। ब्लैंक चेक, ड्रॉवर पुट हिज सिग्नेचर एंड लीव ऑल द अदर कॉलम्स ब्लैंक इज कॉल्ड ब्लैंक चेक। सिर्फ सिग्नेचर किए होते हैं, डेट्स डाली होती है, कोई उसमें मनी नहीं डाला होता, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैंक चेक। स्टेल चेक, स्टेल चेक इज चेक इन विच इशू डेट इज मोर देन 3 month ओल्ड। मान लिया आज 13/5/17 है, ठीक है, आज मैंने चेक इशू कर दिया, आप चले गए इसको इशू करवाने के लिए बैंक में 14/8/17 को, तो ये चेक ऑनर्ड नहीं होगा, बिकॉज ये 3 month ओल्डर चेक है, ठीक है। सो स्टेल चेक, चेक इन विच द इशू डेट इज मोर देन 3 month। स्टेल चेक कभी भी डिसऑनर नहीं होगा बैंक में, ठीक है। आफ्टर दैट पोस्ट डेट चेक, पोस्ट डेट चेक, चेक इन विच द डेट इज येट टू कम। मान लिया 13/5/17 है और मैंने चेक पे डेट डाल दी है 14/5/17। सो 14 से पहले आप इस चेक को डिसऑनर नहीं कर सकते, सो दैट इज द पोस्ट डेट check। Ante date check, ante date check is the check bearers
a date earlier than the date on which it is presented to the bank. Such check is valid up to 3 months from the date of the check issue. Antedate check कौन सा चेक होगा जिसमें एक डेट, जो डेट है अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक. ओके, सच चेक इज वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ. ये 3 मंथ के लिए ही वैलिड होगा, जिसमें मान लिया कोई डेट जो है पहले की डिफाइन है. ठीक है, आप आज मान लिया 13 थी और आज 13 है और आपको मैंने चेक इशू किया गया है 12/5/17 का, तो आज आप जाके इसको डिसऑनर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बिकॉज अभी इसको 2 दिन हुए तो आप उसको जाके डिसऑनर कर सकते हैं. दैट वी कॉल्ड एंटीडेट चेक. सेल्फ चेक, चेक रिटन बाय द अकाउंट होल्डर एज पे सेल्फ रिसीव द मनी फ्रॉम द बैंक. बैंक से मनी रिसीव करने के लिए चेक पे आप लिख देते हैं पे सेल्फ, तो वो आपके अकाउंट में या आपको पैसा दे देता है. म्यूटिलेटेड चेक, जैसे चेक मान लीजिए से फट गया, कुछ ऐसा ख़राब हो गया चेक, उसको बोलेंगे हम म्यूटिलेटेड चेक. इफ़ ए चेक इज टॉर्न इनटू 2 और मोर पीस और पार्शली टॉर्न और म्यूटिलेटेड इन अदर मैनर इज टर्म एज ए म्यूटिलेटेड चेक. दिस चेक इज नॉट वैलिड फॉर द पेमेंट. क्रॉस चेक, क्रॉसिंग मीन ड्राइंग 2 पैरेलल लाइन. मान लिया ये चेक है, ठीक है, इसके ऊपर कभी कभी ऐसे 2 लाइंस लगाई होती हैं तो उसको क्रॉस किया गया होता है. ठीक है, क्रॉस करने का मीनिंग क्या होता है? क्रॉसिंग मीन ड्राइंग 2 पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक with or without additional words like account pay. दिस चेक कैन ओनली बी क्रेडिट टू पेज अकाउंट. तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ अकाउंट में जाएगा, इसमें आपको डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट कैश नहीं दिया जाएगा, सिर्फ अकाउंट में ही पैसा डाला जाएगा. क्रॉसिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन द चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट बट नॉट इन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये फैसिलिटी नहीं होती है, सिर्फ चेक और डिमांड ड्राफ्ट में ही हम ऐसा कर सकते हैं. जर्नल क्रॉसिंग, अब क्रॉसिंग भी 2-3 तरह की होती है. जर्नल क्रॉसिंग, चेक बियरर्स अकाउंट इट्स फेस 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन विद और विदाउट एंड को. इसमें अगर कई बार कुछ लिखा होता है बीच में, कई बार नहीं लिखा होता है. स्पेशल क्रॉसिंग, चेक बियरर्स अक्रॉस इट्स फेस 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन विद द नेम ऑफ द बैंक. उसमें एक पर्टिकुलर नेम बैंक का डिफाइन होगा, जैसे मैं लिख दिया पीएनबी लाइंस के बीच में, तो पीएनबी बैंक में ही आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं. डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है, अगर अमाउंट में डिफरेंस है, वर्ड्स में आप कुछ और लिख रहे हैं या फिर आप पॉइंट्स में कुछ और लिख रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देगा. उस बैंक जो है उस चेक को नहीं एक्सेप्ट करेगा. ओके, बट समटाइम अमाउंट रिटन इन द वर्ड शुड बी एड रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट विद अमाउंट इज लेस और मोर. बट अगर कई बार जो है वर्ड्स में लिखी हुई अमाउंट मानी जाती है, ठीक है, पॉइंट्स में लिखी हुई अमाउंट नहीं मानी जाती. एंडोर्समेंट, एक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द चेक टू अनदर पार्टी बाय साइनिंग और द फेस और बैक साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इवन एज ए पेपर. एक पेपर या साथ में लगा के उस पर साइन किए जाते हैं कि मैं ये चेक दूसरे किसी आदमी को दे रहा हूँ. दैट इज़ कॉल्ड एलोंगी. एंडोर्समेंट इज ट्रांसफरिंग ऑफ द check, transferring of the ownership of the check. In short, instrument, if a check is incomplete in any respect, date is not mentioned or a name or amount is not mentioned, such check is called in short. collecting paying bank, पेइंग बैंक, जैसे मैं किसी बैंक में चला गया, उसमें मैंने अपना चेक लगवा दिया, सो उस वो पैसा कौन देगा? वो बैंक तो उस टाइम दे देगा, लेकिन वो बैंक कहाँ से लेगा? जहाँ पे उस चेक के मालिक का अकाउंट होगा. मीन टू से बैंक विच एक्सेप्ट द चेक ऑन द बिहाफ ऑफ द पेई इज कलेक्टिंग बैंक बट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ड्रॉअर्स अकाउंट विच इज कॉल्ड अ पेइंग बैंक. पेइंग बैंक जहाँ से पैसा लिया जाएगा, कलेक्टिंग बैंक जहाँ पे हम अपना चेक लगवा रहे हैं. मटेरियल अल्ट्रेशन, मेकिंग अ चेक इज इन अ चेक दैट मे अफेक्ट वैल्यू. सो एनी चेंज इन अ चेक इज़ परमिटेड अंडर द फुल सिग्नेचर. जैसे मान लिया कहीं आप मिस्टेक कर देते हैं 10,000 लिखने में, जैसे मान लिया आपने चेक पे 10,000 लिखा और 2 बार यहाँ पे 10,000 कर दिया, मतलब इसको क्रॉस कर दिए, तो यहाँ पे वो बैंक वाला आपसे बोलता है कि साइन करो. वो इसलिए ताकि आप उसको फुल ऑथराइज या वो फुल ऑथराइज रहे. चेक बाउंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. चेक बाउंसिंग
whenever a check is returned unpaid by the bank for a reason is called check bouncing and check dishonor. मतलब जैसे मैंने चेक लगवाया लेकिन पैसा नहीं आया, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे मान लिया कि जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ठीक है, या कुछ और, बट मोस्टली यही केस होता है कि कस्टमर जो चेक देता है उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता, वो डिसऑनर हो जाता है चेक. सो दैट इज द चेक बाउंसिंग. Okay, so what is the next one? However, if the check is returned due to insufficient fund, अगर insufficient fund के कारण चेक वापिस होता है, so it is a criminal offense. अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया, किसके कारण? इनसफिशेंट बैलेंस के कारण, तो सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग देयर कुड बी ए फाइन अप टू डबल द अमाउंट ऑफ द चेक. उसकी डबल अमाउंट पे फाइन दिया जाएगा एंड इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर, 2 साल की सज़ा भी हो सकती है. 2 साल की सज़ा हो सकती है या तो डबल अमाउंट उसको देना पड़ेगा. पे ही हैव टू सेंड नोटिस विद इन 30 डे, 30 दिन के अंदर उसमें नोटिस देना पड़ता है ड्रॉवर टू द ड्रॉवर, जिसने चेक दिया है उसको, अगेंस्ट द बाउंसिंग ऑफ द चेक. ड्रॉवर कैन मेक पेमेंट विद इन मैक्सिमम 15 डे फॉलोइंग विच पेई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द ड्रॉवर. ड्रॉवर को अगर जैसे मान लीजिए चेक बाउंस हो गया तो आपको विद इन 30 डे के अंदर इन्फॉर्म करना होगा ड्रॉवर को. अगर ड्रॉवर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो ठीक, अदरवाइज आप केस कर सकते हैं. स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक और काउंटरमेंडिंग, जैसे मान लिया मेरा अकाउंट या मेरा डेबिट कार्ड या कुछ गायब हो जाता है तो मैं बैंक को बोलूँगा कि कोई भी चेक जो है वो ऑनर नहीं किया जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड काउंटरमेंडिंग. इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ड्रॉवर टू द बैंक स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक फॉर एनी रीज़न इज कॉल्ड काउंटरमेंडिंग. Magnetic ink character recognition, MICR, full form is very important, generally asked in a paper. It is a 9 digit. ये जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है 9 डिजिट का कोड होता है, प्रिंटेड इन अ बाइट स्ट्रिप एट द बॉटम ऑफ द चेक. चेक के बॉटम पे 9 डिजिट का कोड लिखा होता है. ओके, और कैसे लिखा जाता है, किसके थ्रू लिखा जाता है? आयरन ऑक्साइड से. फैसिलिटीज फॉर द मैकेनिकल स्टोरिंग ऑफ द चेक. और इसमें फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द सिटी पिन, नेक्स्ट 3 डिजिट आर द बैंक कोड एंड लास्ट 3 डिजिट आर ब्रांच कोड. चेक ट्रंकेशन सिस्टम. चेक ट्रंकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 2010 कन्वर्टेड. जैसे क्या होता था, अगर मैंने चेक यहाँ से भेजना है, मान लिया मैं अब यहाँ पे बैंक में चेक लगवा रहा हूँ, तो फिर वो पहले उस बैंक को जहाँ से मुझे, जहाँ पे ड्रॉवर का अकाउंट होगा वहाँ पे चेक जाएगा, फिर पैसा आएगा. सो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती थी. बट आफ्टर 2010 चेक ट्रंकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन विच ओनली फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द चेक टू डिजिटल, मीन टू से फिजिकल फॉर्म में कोई चेक नहीं दिया जाता, डिजिटल उसकी पिक पिक क्लिक की जाती है और वो पिक भेजी जाती है, पिक्चर भेजी जाती है ड्रॉवर के बैंक में, और वो उसको क्लैरिफाई करता है और रिप्लाई करता है. दैट इज़ द चेक ट्रंकेशन सिस्टम. कन्वर्ट फिजिकली एक्सचेंज ऑफ द चेक टू डिजिटल फॉर्म इन द चेक ट्रंकेशन सिस्टम. इन दिस सिस्टम इंस्टेड ऑफ द फिजिकली चेक, देखो लिखा है इंस्टेड ऑफ द फिजिकली चेक डिजिटल इमेज आर सेंट टू द क्लियरिंग हाउस. ओके, एंड सेम फॉरवर्ड टू द पेई बैंक. ओके, who make the payment on the basis of the image only. Physical check remains with the collecting bank. जिस फिजिकल चेक जो है वो कलेक्टिंग बैंक के पास ही रहेगा, सिर्फ कलेक्टिव बैंक सिर्फ डिजिटल इमेज भेजेगा पेइंग बैंक को और पेइंग बैंक उसको क्लैरिफाई करेगा. ओके, न्यू सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द अप्रैल 2014. RBI हैज़ मेड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड साइज ऑफ द चेक 78x202 millimeter and this is the format of the check. Demand draft. It is a negotiable instrument used for the transfer of the money from one place to another. It is an order to pay. Check is a bearer and sometimes it is order, but demand draft is always order.
okay, to pay money drawn by one office of the bank upon another office of the same bank for the sum of the money पेबल टू ऑर्डर और ऑर्डर ऑन डिमांड। जैसे मान लिया आर्मी में कोई पर्सन कश्मीर में है, उसने अपने घर पैसा भेजना है, ठीक है, तो अगर मान तो वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाएगा और डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उसको घर भेज देगा, ठीक है, और घर वाले उसी बैंक की किसी ब्रांच में जाके उस चेक को ऑनर कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे। दैट इज फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। फीचर ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, इट कैनॉट बी इशू एज ए पेबल टू द बियरर, ओके, इट इज़ पेबल टू ऑर्डर ओनली। ये सिर्फ ऑर्डर पे भी यहाँ पे होता है, बिकॉज इसमें कोई मतलब, जैसे हमने चेक में पढ़ा कि इनसफिशिएंट फंड के कारण वो बाउंस हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता, बिकॉज इसमें ऑलरेडी पे किया होता है और दिस इज बिकम अ ऑर्डर चेक। ओमिशन ऑफ द सिग्नेचर और रॉन्ग सिग्नेचर कैन ऑल्सो मेक द बैंक लाइबल। अगर गलती से सिग्नेचर रॉन्ग है या कुछ और प्रॉब्लम है तो बैंक लाइबल होगा, इशू जिसने पैसा दिया है वो लाइबल नहीं है। इट इंक्लूड ओनली टू पार्टी, ड्रॉवर एंड पे। ड्रॉवर हु मेकर, पे जो पैसा देगा, पैसा जो लेगा। द पर्पज ऑफ द चेक इज टू मेक पेमेंट इन अ सेफ एंड ईजी मोड, while the purpose of the demand draft is to transfer money from one place to another. Important thing to remember, चेक का पर्पज है सेफ एंड इजी मोड ऑफ द पर्पज टू ट्रांसफर द मनी, बट डिमांड ड्राफ्ट इज ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ओके, सो कंपैरिजन बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। पेमेंट, पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। चेक जो है होगा वो ऑर्डर भी हो सकता है, बियरर भी हो सकता है, but demand draft always payable in the order. Issuance, check is issued by individual, issue by the bank. चेक को कौन इशू कर सकता है, जैसे मेरा बैंक में किसी में अकाउंट है तो मुझे चेक बुक दी होती है तो मैं चेक इशू कर सकता हूँ, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है। पार्टीज, चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। डिमांड ड्राफ्ट में 2 पार्टी होती हैं, ड्रॉवर एंड पेई। आफ्टर दैट डिसऑनर्ड, यस, check can be dishonored due to the insufficient fund, but demand draft cannot be dishonored. So this is all about a negotiable instrument. So guys, if you like our video, then please click on the subscribe button and that will help us, okay. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसमें कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।